Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you people are all right and doing well. तो आज जो है टुडे 15 मई आज हम पढ़ेंगे जी अबाउट द इंट्रोडक्शन टू केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर 1 हम अपना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपकी कोर्स आउटलाइन के बारे में बता दूं, जो आपकी 10th की केमिस्ट्री है उसके बारे में। टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं फ्रॉम 9 to 16। फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें आप रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन डिटेल एंड अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकेंड चैप्टर है आपका एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें आप डिटेल में अबाउट एसिड और बेसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, एसिड बेसिस सॉल्ट की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें उसके रिएक्शंस आ जाएंगे एंड यूजेस इन डिटेल। देन आपके पास है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपका चैप्टर जो है 11 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो चैप्टर 12 है हाइड्रोकार्बन्स। ये चैप्टर रिलेटेड है एक दूसरे से, और इनमें हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं इन 9th क्लास, दैट इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इसमें जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर आपका 11 है उसमें हम थोड़ी बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, जबकि चैप्टर 12 जो हाइड्रोकार्बन है उसमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस जो हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस एंड अबाउट देयर अकरेंस, देयर सोर्सेज एंड यूजेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका चैप्टर 12। देन चैप्टर 13 है आपका बायोकेमिस्ट्री, छोटा सा चैप्टर है और बहुत ईजी भी है, जिसमें आप पढ़ेंगे अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाइटामिन्स। ठीक है, ये 5 आपके टॉपिक होंगे चैप्टर के, इनको आप डिटेल में देखेंगे, इनकी केमिस्ट्री देखेंगे असल में। ठीक है, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स की केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स की। यूनिट 14 है आपका द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आप देखेंगे अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बाद जो है हम स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है, कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं इसे। ठीक, देन हमारे पास यूनिट 15 है वाटर। तो वाटर वाले चैप्टर में हम देखेंगे अबाउट द परमानेंट वाटर, टेम्परेरी वाटर, टेम्परेरी हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस है, और फिर उसके बाद है कि जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, गंदा पानी पीने की वजह से जो डिजीज़ होती हैं उनको देखेंगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट आपका चैप्टर है केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में हम अबाउट इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे, यूरिया कैसे बनता है, सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किस तरह से होता है, और कॉपर किस तरह से एक्सट्रैक्ट होता है, मेटलर्जी का पूरा प्रोसेस आ जाएगा उसमें। ठीक है जी, तो ये आपकी थोड़ी सी कोर्स आउटलाइन होगी, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि हम असल में 10th की केमिस्ट्री में पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद यू चैप्टर 1, दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? बैलेंस। इसको हम डिटेल में देखेंगे केमिस्ट्री के हवाले से। इसका लिटरल मीनिंग है इक्विलिब्रियम का वो क्या है कि जी बैलेंस हमने करना है, इक्वल करना है हमने दो चीज़ों को। ठीक है जी, तो इसको देख लेते हैं। इस चैप्टर में मेजरली आपने क्या क्या पढ़ना है अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम किस तरह से अचीव होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इस साल भी आया हुआ था। देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगेन जो आपका 9.4 टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी इस बार आया हुआ था। ठीक है, एक टाइम जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन आया हुआ था, एक टाइम जो है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया हुआ था। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, और दूसरी बात ये कि लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट है इस चैप्टर में से, तो अच्छे से कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट इट। इंट्रोडक्शन को आज हमने देखना है अबाउट द इंट्रोडक्शन टू केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम मैंने अभी आपको बताया जिस तरह से कि ये क्या है, एक बैलेंस है, एक इक्वल हो जाना है रिएक्शन में रेट का। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो चीज़ें बन रही हैं उनके रिएक्शन की वजह से वो हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक, तो अब अगर उस रिएक्शन में
जितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बन रहे हैं उतनी ही अमाउंट में प्रोडक्ट्स वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स बना देंगे, और इन दोनों प्रोसेसेस का रेट अगर इक्वल हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। ठीक है, तो जनरली अगर हम देखें तो आपकी बुक पे जिस तरह से लिखा हुआ है कि जनरली जो है हम कंसिडर करते हैं कि सारे के सारे रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, सारे के सारे रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जी, फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो रही है फ्रॉम H2 एंड O2, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, तो उस केस में हम ये कंसिडर करते हैं कि सारे के सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट करके वाटर बना लिया है। तो जिस केस में सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना लें और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो, वो रिएक्शन होता है कंप्लीट। ठीक हो गया, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड टू कंप्लीशन, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। ठीक है, तो वो रिएक्शंस जिसमें सारे के सारे रिएक्टर्स प्रोडक्ट्स बना लें और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हो, तो वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा कंप्लीट रिएक्शन, जिसको हम इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। एक दूसरी तरह के रिएक्शन भी होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते। ये अब कंप्लीट क्यों नहीं होते कि इनमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है कि प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स बना देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो बना है वो उतना स्टेबल नहीं होता जितना इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। ठीक, तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स बना देंगे। इस तरह से जब प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स बना देंगे तो कभी भी सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। जब भी सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे तो हम कहेंगे हमारा जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक, पहले जो हमने डिस्कस किया दैट गोज़ टू कंप्लीशन, जो कंप्लीट हो जाएगा जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना देंगे, वो कौन सा रिएक्शन है, वो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी वो रिवर्स नहीं हो सकता, इर्रिवर्सिबल। दूसरी मैंने आपको टाइप बताई रिवर्सिबल रिएक्शन की। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, जो कि कभी भी कंप्लीट नहीं होता, जिसमें रिएक्टेंट्स अगर प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी जो रिवर्स हो जाता है जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इसी तरह से लिखा हुआ है कि मोस्ट केमिकल रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन। क्यों कंप्लीट नहीं होते, बिकॉज प्रोडक्ट्स जो है वापस रिएक्टेंट्स बना देते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है जी, क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड। क्योंकि जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, तो उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शंस में हो रहा है। डायरेक्शंस का मतलब क्या है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, और रिवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों जो रिएक्शन हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल रेट पे होंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, और ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है जी, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स जो हमें डेली लाइफ में मिलती हैं। अच्छा, अब ये सुन लें ज़रा कि ये जो इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये 3-4 पॉइंट्स जो हैं, इसको आपने रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना। ठीक है, जस्ट आपने इसको रीड करना है, बिकॉज इसमें उन्होंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताया हुआ है, जिसकी डिटेल, जिसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल विद प्रॉपर्टीज़ हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, और वहाँ से आपने इसको याद करना है, यहाँ से सिर्फ आपने इसको स्टडी करना है। ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, ये आपकी बुक पे एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखे हुए हैं फर्स्ट पेज पे। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड पेज पे। सेकंड पेज का जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उस पर आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि विच इक्विलिब्रियम फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हम उसी मेथड से चलेंगे जिस तरह से हम 9th क्लास में चल रहे थे, हेडिंग्स और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चन बनता होगा, ये जो आपको सबसे पहले आपको स्लाइड पे हेडिंग नज़र आएगी, वो आपने क्वेश्चन बना लेना है या हेडिंग बना लेनी है अपनी बुक पे। तो ये आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा पेज नंबर 2 के फर्स्ट पैराग्राफ पे कि विच इक्विलिब्रियम फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो कौन सा फिनोमेना है जी? फिनोमेना क्या है जी कि हम जिंदा कैसे हैं, सांस लेते हैं इसलिए ज़िंदा है, सांस ख़त्म तो लाइफ ख़त्म। ठीक, तो हम सांस कैसे लेते हैं,
हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। और प्लांट्स क्या करते हैं कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये रिवर्स हो गया, ह्यूमंस ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं जबकि प्लांट्स ऑक्सीजन बना रहे हैं। इसी तरह से ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, जबकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक रिवर्स प्रोसेस है। ये जो रिवर्स प्रोसेस है ये इक्विलिब्रियम में है, यानी जितनी ऑक्सीजन हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं उतनी इन्वायरमेंट में बन भी रही है बाय प्लांट्स। अगर वो नहीं बनेगी तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हो गया तो हम सांस नहीं ले पाएंगे सही से, क्योंकि हमारे पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे सही से तो क्या होगा, लाइफ ही नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, एनीमिक हो सकते हैं, हार्ट रेट इफ़ेक्ट हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं अगर हम सही से हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो, ठीक है। तो ये एक बैलेंस चलेगा बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन बनाएंगे, ह्यूमंस ऑक्सीजन यूज़ करेंगे। इसी तरह से ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है ये रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के लिए, क्योंकि अगर ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होगा, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो अर्थ पे लाइफ भी नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये एक डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक पे इसी तरह से कि ह्यूमंस जो है ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन बना रहे हैं और वो ह्यूमंस को दे रहे हैं, जबकि ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करके प्लांट्स को दे रहे हैं, ठीक है। तो एक बैलेंस चल रहा है। नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ है इस डायग्राम के नीचे उस पर हेडिंग कर लीजिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोसेस। अब हम देख लेते हैं जी इक्विलिब्रियम प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, कि बहुत सारे एनवायरमेंटल सिस्टम्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं इस पर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, जो लेक्स हैं उनमें वाटर है और वाटर के अंदर एक स्पेसिफाइड अमाउंट, एक जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट है डिफरेंट गैसेस की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो इन सब गैसेस की एक कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। तो वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन्ड है इक्विलिब्रियम की वजह से। इक्विलिब्रियम बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम अटेन होगा और उस इक्विलिब्रियम के रिजल्टेंटली क्या होगा कि इन गैसेस की, जो गैसेस प्लांट्स को रिक्वायर हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो उसकी एक कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वाटर में, ठीक है। उसकी कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रहने की वजह से ही क्या होगा अल्टीमेटली कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो ईजीली उसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे, क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा उसकी अमाउंट, उसकी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एक्वेटिक लाइफ जो है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो इफ़ेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इक्विलिब्रियम का, जो कि इम्पॉर्टेंट है एक्वेटिक लाइफ के लिए भी, और अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमंस के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोसेस। या आप हेडिंग बना लीजिएगा, छोटा सा पैराग्राफ है। ओके जी, सो व्हाट यू हैव टू लर्न, आपने लर्न क्या करना है, यू हैव टू लर्न द इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम। हमने क्या पढ़ा, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ था पहला, जो आपकी बुक पे एक बॉक्स बना हुआ है, वो मैंने आपको कहा कि आपने सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। याद आपने क्या करना है, याद आपने जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए, क्वेश्चन आपका जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 था और आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस आपने याद करने हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।